हमारा संविधान बाई सुभाष कश्यप। एपिसोड 3 संवैधानिक इतिहास। राष्ट्रवादी आंदोलन तथा प्रतिनिधि संस्थाओं की उत्पत्ति 1919-1940। भारत शासन एक्ट 1919। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन एक्ट 1919 में इस बात को स्पष्ट कर देने का प्रयास किया गया था कि अंग्रेज शासक भारतीयों की जिम्मेदार सरकार के धैर्य की पूर्ति तक केवल धीरे धीरे पहुंचने के आधार पर स्वशासीय संस्थानों के क्रमिक विकास को मानने के लिए तैयार हैं। संवैधानिक प्रगति के प्रत्येक चरण के समय समय ढंग तथा गति का निर्धारण केवल ब्रिटिश शासन करेगी और यह भारत की जनता के किसी आत्मनिर्भर पर आधारित नहीं होगा। 1919 में एक्ट तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का राज्य स्थान परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन, इनमें द्विसदनीय विधानमंडल के लिए हालांकि सदस्यों को नामजद कराने की कुछ शक्तियां रखी गईं, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना अब जरूरी हो गया था। सदस्यत्व का चुनाव एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था। निर्वाचन के लिए विवाहित आहतों का बहुत विभिन्नता थी और वे सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। द्वैशासन 1919 के एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्विशासन की एक नई पद्धति शुरुआत की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना से पहले प्रारंभिक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। तदनुसार एक्ट में उपबंध किया गया था कि प्रशासनिक विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय के रूप में वर्गीकरण करने का प्रत्येक विषयों के संबंध में पदाधिकार स्थानीय शासनों को सौंपने और राजस्व तथा अन्य धनराशियों तथा सरकारों के आवंटित करने के लिए नियम बनाए जाएं। विषयों का केंद्र तथा प्रांतीय के रूप में हस्तांतर नियमों द्वारा विस्तृत वर्गीकरण किया जाए। 1919 के एक्ट की खामियां। 1919 के एक्ट की अनेक खामियां थी, जिसमें जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषय क्षेत्रों में विधायकों पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धांत के स्वरूप में केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बनाने के वास्ते सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद सबसे पहले अत्यधिक केंद्र शासन को संघीय शासन में बदलने का सरकार का कोई इरादा मालूम नहीं पड़ा। ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में द्वैशासन पूरी तरह से विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वृत्तीय शक्ति का भाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावित रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार रूप नहीं थे, वे केवल गवर्नर के व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति सलाहकार थे। कांग्रेस तथा भारतीय जनमत असंतुष्टि रहा और उन्होंने दबाव डाला कि प्रशासक की अपेक्षाकृत अधिक प्रातिनिधिक और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधार किए जाएं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और आम लोगों के मन में अनेक आकांक्षाएं थी, किंतु उनके हाथ में दमनकारी विषय विधान प्रस्ताव, जिन्हें रोलट बिल कहा गया, भारतीय जनमत का व्यापक और जबरदस्त विरोध होने पर भी उन्हें पास कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज के लिए सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए। साइमन आयोग 1919 के एक्ट के अधीन एक्ट के कार्यकारण की जांच करने तथा उसके संबंध के रिपोर्ट देने और सुधार के लिए आगे और सिफारिश करने के लिए 10 वर्ष बाद 1929 में एक आयोग नियुक्त करने का उपबंध था। व्याप्त असंतोष को देखते हुए भारतीय संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन 1927 के अर्थात निर्धारित समय के 2 वर्ष पहले ही नियुक्त कर लिया गया।
लेकिन क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इससे भारतीय जनता की भावनाओं और भी ठेस पहुंची। पूर्व स्वराज का प्रस्ताव। कांग्रेस धीरे धीरे पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थी, किंतु कलकत्ता अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को 1 वर्ष के अंदर अंदर डोमिनियन दर्जे की मांग स्वीकार करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाए। डोमिनियन दर्जे की मांग ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संबंध में एक प्रस्ताव किया गया। नमक कर संबंधित कानून को तोड़ने के आहन तथा समुद्र तक पहुंचने के लिए गांधी जी की डंडी यात्रा के साथ ही सविनय आज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। गोलमेज सम्मेलन तथा श्वेत पत्र। अतः सरकार ने संवैधानिक सुधार पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में लंदन के एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने पर निर्णय किया। इसके बाद ऐसे ही 2 सम्मेलन और हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। उसमें एक नए संविधान की रूपरेखा दी गई थी। इस योजना में संघीय ढांचे तथा प्रांतीय स्वतंत्रता के लिए उपबंध सम्मिलित थे। इसमें केंद्र में द्वैशासन तथा प्रांतों की जिम्मेदार सरकारों का प्रस्ताव किया गया था। ब्रिटिश संसद ने श्वेत पत्र में सम्मिलित सरकार की योजना पर आगे विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन लिया। लॉर्ड लिंथियोगो संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे और इसे कंजर्वेटिव सदस्य का बहुमत था। ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की इस समिति के सामने गवाह के रूप में लक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। संयुक्त समिति ने नवंबर 1934 में अपनी रिपोर्ट दी। इसमें इस बात को दोहराया गया कि फेडरेशन की स्थापना तभी की जाएगी यदि कम से कम 50% देशी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और वह 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। जब दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया और 4 अगस्त 1935 उसे सम्राट ने अपनी अनुमति दे दी तो वह भारत शासन एक्ट 1935 बन गया। भारत शासन एक्ट 1935। भारत शासन एक्ट 1935 की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन की परिकल्पना की गई थी। 1930 में गोलमेज सम्मेलन तथा भारत पूर्णतः का एक एकात्मक राज्य तथा प्रांतों के पास जो भी शक्तियाँ थी उन्हें केंद्र में दी गई थी, अर्थात प्रांत केवल केंद्र के एजेंडा थे। 1935 में एक्ट में पहली बार ऐसी संघ प्रणाली की उपबंधा किया गया जिसमें न केवल ब्रिटिश भारत तथा गवर्नर के प्रांत बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रांत 10 देशी रियासतें भी शामिल हो। इसमें उस एकात्मक प्रणाली की संकल्पना को भंग कर दिया गया जिसमें अधीन अब तक ब्रिटिश भारत प्रशासन होता था। 1919 के संविधान का सिद्धांत विकेंद्रीकरण का था, न कि फेडरेशन का। नए एक्ट के अधीन प्रांतों में पहली बार विधि में अपने ढंग से कार्यपालिका तथा विधेय शक्तियों का प्रयोग करने वाली पृथक इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई। प्रांत सामान्य परिस्थितियों में से उस क्षेत्र के केंद्र नियंत्रण से मुक्त हो गई थी। इस एक्ट के अधीन बर्मा भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध के 2 नए प्रांत बन गए। केंद्र में प्रस्तावित योजना के ध्यान में रखते हुए गवर्नर ने 11 प्रांतों को कतिपय विशिष्ट परियोजनाओं को छोड़कर केंद्र सरकार तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निगरानी में निर्देशन और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में प्रांतों को एक पृथक कानून व्यवस्थित प्रदान कर दिया गया। एक्ट द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वतंत्रता की योजना में प्रत्येक प्रांत में से एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल का उपलब्ध रखा गया। प्रांतीय विधानमंडलों में अनेक नई शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदारी बना दी गई। वह एक अभिशासन प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों के अनुरूपक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था, किंतु विधानमंडल लगभग 80% अनुदान मांगों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता था। विधायी क्षेत्र के विधानमंडल समावर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून पास कर सकता था, किंतु घटराव होने की स्थिति में संघीय कानून ही प्रभावित रहेगा। भारत शासन एक्ट 1935 के
के अधीन संवैधानिक योजना की संघीय भाग अत्यधिक अव्यावहारिक थी। प्रांतों और फेडरेशन की योजना को स्वीकार नहीं किया और क्योंकि आधी रियासतों के फेडरेशन में सम्मिलित होने की शर्तें को पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए 1935 के एक्ट परिकल्पनिक भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में नहीं आ पाया और एक्ट संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव फरवरी 1937 में कराया गया। चुनाव में कांग्रेस की एक बार फिर से जबरदस्त जीत हुई। कुल मिलकर कांग्रेस ने 836 सामान्य स्थानों में से 715 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में भी बुरी तरह से पराजित हो गई। वास्तविकता यह 442 मुस्लिम स्थानों ने केवल 51 स्थान ही प्राप्त कर सकी। कांग्रेस ने मद्रास संयुक्त प्रांत, बिहार मध्य प्रांत और उड़ीसा के स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गए। यह बम्बई के कुल स्थानों से लगभग आधे स्थानों पर विजय रही। असम तथा उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रांतों में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल तथा सिंध में अनेक छोटे छोटे ग्रुप बन गए। भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट 1935 का एक बहुत महत्वपूर्ण तथा स्थानीय स्थान। इस एक्ट के द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया। हालांकि भारत की जनता उसके प्रतिनिधियों का दस्तावेज का निर्माण में कोई हाथ नहीं था और इसमें अनेक गंभीर खामियां थी, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सका कि कुल मिलाकर तथा कई दृष्टियों से यह प्रगतिशील कदम था। सदियों के बाद भारतीयों को अपने हाथ में प्रशासन को चलाने की कुछ जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। प्रांतों में निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। ये विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। प्रधानमंत्री, प्रीमियर तथा मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता को मान्यता दी गई। ऐसे अवसर भी आए जब गवर्नर तथा मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, किंतु कांग्रेस शासित प्रांतों के गवर्नर मोटे तौर पर मंत्रियों की शक्तियों तथा उसके उत्तरदायित्वों का सामान्य करते हुए और दिन प्रतिदिन के प्रशासन के हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। मंत्रीगण भी अपने कर्तव्य को बड़ी योग्यता और निष्पक्षता और निष्ठा की भावना के साथ निभाते थे। उसके लिए उन्हें प्रशंसनों तथा सम्मान मिला। यहाँ तक कि अंग्रेज प्रशासन की भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रदर्शिता प्रशासनिक योग्यता तथा लक्ष्य तथा विचकित तथा प्रभावित हुए बिना न रह सके। स्वाधीनता की ओर 1940-1947 जन निर्वाचन मंत्रिमंडल केवल 2 वर्षों के लिए अस्तित्व में रहे। भारतीय विधानमंडलों से परामर्श किए बगैर भारत के 2 द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग बना दिए गए। इसके विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। क्रिप्स मिशन जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णय दौर से गुजर रहा था, उस समय का अनुभव किया गया कि भारतीय जनमत का स्वेच्छ से दिया गया सहयोग से मूल्यवान होगा। तदनुसार मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, किंतु क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में विफल रहा। उसके प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों ने ठुकरा दिया। भले ही उसके आधार पर अलग अलग थे, प्रस्ताव को मान लिया गया कि भारत का दर्जा डोमिनियन का होगा और युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार होगा कि वह अपनी संविधान सभा अपने लिए संविधान बना सके, किंतु इनके अंतर्गत प्रांतों के नए संविधान को स्वीकार करके या न करके की छूट दे दी। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि देश के संवैधानिक आधार पर विभाजन करने की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था। इधर कांग्रेस ने उन्हें इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि उनमें भारत के छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने में संभावना के लिए द्वारा खोल दिया गया था और युद्ध के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों को प्रस्ताव में प्रभावी सत्ता तथा हस्ताक्षर करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गांधी जी ने इन प्रस्तावों की बाद की तारीख का चेक कहकर निंदा की। भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मांग की गई कि
अंग्रेज भारत छोड़े चले जाएं। 18 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमेटी के समक्ष भाषण देते हुए गांधी जी ने घोषणा की, यह करो या मरो का निर्णय है। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें फलस्वरूप देशव्यापी आंदोलन हुआ। वेवल योजना। इसी दौरान लिंथियो के स्थान पर लॉर्ड वेवल वायसराय बन गया। केवल योजना में कहा गया कि जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में आदिवासी परिषद के भारतीकरण के कर दिया जाएगा। उसमें भारतीय राजनेताओं और मुसलमानों तथा संपूर्ण हिंदुओं के बीच में समानता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा तथा उसमें दलित वर्गों तथा सिखों का एक प्रतिनिधित्व होगा। परिषद में जो एकमात्र भारतीय शामिल किया जाने थे वे वायसराय तथा कमांडर इन चीफ। युद्ध विभाग कमांडर इन चीफ के पास बना रहना था, किंतु विदेश विभाग का प्रभावी किसी भारतीय सदस्य को बनाया जाना था। शिमला सम्मेलन। वायसराय ने शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला, लेकिन वार्ता विफल हो गया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया था, वहां मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। चुनाव तथा कैबिनेट मिशन। भारत में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जो भारत में पहले हो जाने चाहिए थे, अतः 1945 में अंतिम तिमाही में कराए गए। प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव अप्रैल 1946 तक पूरा हो पाए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मुद्दा बनाकर और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। नतीजे से पता चला कि कांग्रेस को 8 प्रांतों असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत से पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। शेष 3 प्रांतों में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस को केंद्रीय विधानसभा में भी निर्वाचित स्थानों पर 102 और 102 में से 56 पर विजय प्राप्त हुई, किंतु जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस सफलताओं का रिकॉर्ड अत्यधिक प्रभावी रहा, वहां वास्तविकता 1937 के परिणामों के मुकाबले पार्टी की स्थिति में सुधार हो गया। वह आरक्षित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में उसकी स्थिति बहुत खराब रही। जिस समय भारत में प्रति विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे, उस समय 19 फरवरी 1945 को लॉर्ड पैटिंग लॉरेंस ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि कैबिनेट मंत्रियों का एक विशेष मिशन, जिसमें विदेशी मंत्री विधान मंडल में अध्यक्ष स्टॉप किप्स के फॉल्डन लॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेट एलबी एलेंजेंडर सम्मिलित होंगे, वायसराय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भारत जाएंगे। मिशन मार्च 1946 में मई 1946 तक भारत में रहा। पाकिस्तान को एक पृथक प्रभु संपन्न राज्य बनाए जाने की मांग को मिशन में अव्यवहार कहा और उसे स्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोग होंगे और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से भारत में रह जाएगी। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के असंगठित फाउंडेशन की योजना को भी इस आधार पर स्वीकार कर दिया कि उसमें संवैधानिक असुविधाओं तथा विसंगतियों थीं। उसने तृतीय ढांचे की सिफारिश में, जिसमें भारत संघ को सबसे ऊपर, प्रांतों में समूहों के बीच और प्रांतों तथा देशी रियासतों को सबसे नीचे रखा गया था। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए: एक भारत संघ का संगठन हो जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों शामिल हों तथा उनमें निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करे: विदेश कार्य, रक्षा और संचालन, और उसके पास उपयुक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यकता शक्तियाँ होनी चाहिए। संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका हो जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों की प्रतिनिधि हो। विधानमंडलों में यदि किसी प्रमुख सांप्रदायिकता विषय को उठाने वाला प्रश्न हो तो उसका निपटाना दोनों प्रमुख सांप्रदायिकताओं में प्रत्येक की उपस्थिति तथा मतदान करवाने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत से एक उपस्थित तथा मतदान कराने वाले के सभी सदस्यों के बहुमत से किया जाना चाहिए। संघ के संबंधित विषयों पर इधर सभी विषयों के समीविष्ट अधिकार प्रांतों के निहित होने चाहिए। संघ को सौंपे गए विषयों तथा अधिकारों के स्तर पर सभी विषयों तथा अधिकार राज्यों के पास रहेंगे। प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायकों के साथ समूह बनाने की छूट होनी चाहिए और प्रत्येक समूह सामान्यिक
वृत्ति विषयों पर निर्धारित कर सकेगा। संघ तथा समूह के संविधानों में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान की शर्तें तथा पुनर्विचार करने के लिए कह सके। इन सुझावों को देते हुए समय कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट रूप से कर दिया कि इसका उद्देश्य किसी संविधान का वितरण निर्धारित करना नहीं बल्कि उस तंत्र की सक्रिय बनाना है जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। यह सिफारिश करना जरूरी हो गया क्योंकि कैबिनेट मिशन की विश्वास हो गया कि जब तक ऐसा नहीं किया जा सकता तब तक दोनों प्रमुख मुद्दाओं को संवैधानिक निर्माण तंत्र की स्थापना में शामिल करने की मंशा नहीं की जा सकती थी। अंतरिम सरकार। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सरतंज बोस, डॉक्टर आन मथाई, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सरदार बालदेव सिंह, सैयद अली जाहिर, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। कानूनी तौर पर वह सब वायसराय की कार्यवाहीकरण के सदस्य थे और वायसराय परिषद की अध्यक्षता था, किंतु पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने तथा अपने 11 सहयोगी ने 2 दिसंबर 1946 को पद की शपथ ग्रहण की थी। इस समूह के 3 मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के बाद शामिल होने के लिए एक द्वार खुला रखा गया था। अक्टूबर के अंत तक वायसराय लीग को सरकार में लाने के प्रयास में किसी न किसी प्रकार सफल हो गए। 26 अक्टूबर को सरकार का पुनर्गठन किया गया। आरंभ के लिए 3 दिन सदस्यों तो सैयद अली जाहिर, सरतंज बोस और शफात अहमद खां को परिषद से हटा दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार लीग सरकार के हिस्सेदारी बन गई। माउंटबेटन योजना। मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को सत्ता से निर्धारित हस्ताक्षर की व्यवस्था करने के लिए नए वायसराय के रूप में भेजा गया। वह 25 मार्च 1946 को भारत पहुँचे। जल्दी ही वे इस दृष्टि निष्कर्ष पर पहुँच गए कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए न तो अंतरिम सरकार में और न ही संवैधानिक सभा में एक साथ मिलकर काम करना संभव होगा और इसलिए इससे पहले कि सांप्रदायिकता हिंसा और अधिक भयंकर रूप धारण कर ले, इस पागलपन से बचने का एकमात्र रास्ता यह है कि जल्दी से जल्दी सत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाए। यह बात पहले ही स्पष्ट होती जा रही थी कि देश का विभाजन टाला नहीं जा सकता। जबरदस्त उथल पुथल, अराजकता और गृहयुद्ध से बचने का एक ही मात्र विकल्प है। कांग्रेस भी धीरे धीरे इन नतीजों पर पहुंचने लगी थी कि देश का विभाजन अवश्य भावी है। तदनुसार उन्होंने इस कार्य के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और ब्रिटेन में विरोधी दलों के नेताओं के विचार विमर्श करने के बाद 3 जुलाई 1947 को एक नए नीति विषमक बयान जारी किया और जिसमें माउंटबेटन योजना को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। इस बयान में सम्मिलित योजनाओं के अंतर्गत देश के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया। इन बयान के अनुसार वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान की अनिच्छुका क्षेत्रों पर थोपा नहीं जा सकता था तथा ऐसे क्षेत्रों में इच्छाओं को पता लगने के लिए कि वे पृथक संविधान सभा चाहते हैं या सक्रिय निर्धारित की गई इस समूची योजना का वास्तविक परिणाम तथा प्रभावी यह होना था कि भारत का विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधायिका 1947 पारित किया। इसमें 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करते तथा बंगाल और पंजाब के 2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाला क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत को सम्मिलित माने गए। पूर्व बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध और आसाम तथा सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। भारत में महामहिम की सरकार तथा उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का
अधिक राजस्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतों को दोनों में से किसी भी डोमेनियन में शामिल हो सकती थी। प्रत्येक डोमेनियन के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा और उसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो डोमेनियन की सरकार के परियोजनाओं के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमेनियन के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा, जिसे विधायी बनाने का पूरा प्राधिकार होना तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। डोमेनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमेनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। इसमें गवर्नर जनरल की अधीनता के प्रभावी वर्तमान के लिए ऐसी व्यवस्था करते हेतु जो उसे आवश्यकता तथा समूचे अस्तित्व हो स्थायी आदेश जारी करने की पदाधिकारी दिया जाए। अतः इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाएं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थान सेना, नौसेना तथा वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र तथा पदाधिकारी जारी करने की शर्तें निहित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान दो डोमेनियन का गठन हो गया। जय हिंद।